नमस्कार, स्वागत है आप सबका एटीसी के इस आरएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की वीडियोस की अंतिम कड़ी में आज मैं अरविंद तिवारी आप सबके बीच उपस्थित हूं और हम जो आरएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की एक श्रृंखला चला रहे हैं उसमें ये आज 4th वीडियो हमारा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आरएएस इंटरव्यू की तैयारी करने वाले राजस्थान के उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक पार्ट लेकर आए हैं जो कि इमेजिनेटिव क्वेश्चन से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे पक्षों पर चर्चा कर चुके हैं कि इंटरव्यू में बायोडेटा प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे हम इमेजिनेटिव क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे हम सिचुएशनल क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कैसे हम जो है डैफ को प्रिपेयर करते हैं। इन सब पर हम चर्चाएँ कर चुके हैं। ये वीडियो इमेजिनेटिव क्वेश्चंस को लेकर है जिसमें कुछ काल्पनिक प्रश्न हम लेंगे और उनके बेहतरीन उत्तर कैसे तैयार किए जा सकते हैं उन पर बात करेंगे। और क्योंकि इंटरव्यू अब किसी भी वक्त हो सकते हैं तो मेरे सभी एस्पिरेंट्स जितने भी राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं उन सब के बीच में एक बड़ी ज़बरदस्त प्रतियोगिता होने वाली है, एक ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। और ये बड़ा आसान भी नहीं है क्योंकि आपको उन अनजान 4 लोगों के सामने जाकर बैठना है, उन अनजान 4 लोगों से बात करनी है जो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते। और इसमें आपका जज्बा और हौसला बहुत काम आएगा। जज्बा और हौसला केवल इंटरव्यू के लिए नहीं, इंटरव्यू के अलावा भी जीवन के हर पक्ष में, हर लड़ाई में, हर चुनौती में ये काम आता है। और उस जज्बे और उस हौसले के लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन शेर कहीं पढ़ा था। महशर बदायूनी की कुछ पंक्तियां हैं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो बस इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस इमेजिनेटिव क्वेश्चंस के एक दौर की, जिसमें हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ पक्षों को समझेंगे। सबसे पहले हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर कौन कौन से पॉसिबल इमेजिनेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं जो जनरली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। पहला सवाल इमेजिनेटिव क्वेश्चंस की लिस्ट में यदि हम बात करें तो इमेजिनेटिव, और इमेजिनेटिव के अंदर एक इमेजिनेशन होता है फ्यूचर का कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो आप आज से, अगर हम बात करें तो आज से 5 साल, 10 साल, लगभग एक जैसा ही रहता है 5 और 10 में, तो 50 साल और 100 साल, इस तरह की चीज़ें में खुद को, और इसमें एक कंडीशन और है, खुद को कहाँ देखते हैं वो तो अपनी जगह है ही है, साथ साथ में भारत को कहाँ देखते हैं। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद आप विश्व को कहाँ देखते हैं, विश्व को कहाँ देखते हैं। क्योंकि ये आरएएस का इंटरव्यू है तो हम इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देंगे एंड दैट एलिमेंट इज राजस्थान को आप आज से 5, 10, 50, 100 साल बाद कहाँ देखते हैं। इस पर एक उत्तर तैयार करेंगे। दूसरा, आप अगले जन्म में क्या बनना पसंद करेंगे। आप अगले जन्म में क्या बनना पसंद करेंगे। क्या बनना का मतलब होता है आपको जेंडर डिसाइड करना होगा। क्या बनना पसंद करेंगे, क्या बनना पसंद करेंगे में आपको अपना जेंडर डिसाइड करना होता है। जैसे क्या बनने में बॉय और गर्ल, जैसे एक बाइनरी ऑप्शन तो यही है, बॉय एंड गर्ल, इनमें से चूज़ करना होता है। फिर कई बार देश भी चूज़ करवाते हैं कि आप किस देश में जाना चाहेंगे, किस देश में पैदा होना चाहेंगे। और कई बार एक और यूनिक बात इसमें जोड़ देते हैं, कौन सी स्पीशीज़ में आप जाना चाहेंगे। स्पीशीज़ का मतलब हो गया प्रजाति, किस प्रजाति में आप जाएंगे। तो आप अगले जन्म में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है, अगर आपको एक दिन के लिए डीएम बनाया जाए, एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको एक दिन केवल
उसके लिए सीएम बनाया जाए, पीएम बनाया जाए या डीएम बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? एक दिन का सीएम पीएम डीएम बनकर आप क्या करना चाहेंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है। फिर एक प्रश्न आता है, यदि ईश्वर आपको वरदान दे, यदि ईश्वर कोई वरदान दे तो आप क्या लेंगे? कोई वरदान दे तो आप क्या लेंगे? कौन सा वरदान ईश्वर से लेना चाहेंगे आपको यदि ऑप्शन देते हैं तो? फिर एक एलिमेंट आता है कि आप किस मृत व्यक्ति को जिंदा करना चाहेंगे? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया में नहीं है और आप चाहते हैं कि उसका जन्म हो, वो आपको मिले, वापस उससे मिलने का मौका मिले, तो किस मृत व्यक्ति को आप देखना चाहते हैं? कौन से मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करना चाहते हैं? तो ये भी एक प्रश्न बनता है जो इंटरव्यू में इमेजिनेटिव एरिया है। फिर एक बड़ा यूनिक सा पार्ट है जिसमें आता है कि आप अपनी ऑबिचुअरी लिखें, अपनी ऑबिचुअरी लिखें, शोक संदेश लिखें खुद ही का ही, कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप क्या करते हैं और आप क्या करते आए हैं, उसके बारे में लिखें। तो अपनी ऑबिचुअरी लिखें। फिर आप जो भी सब्जेक्ट और हॉबी कैरी कर रहे हैं उसका प्रशासन में कैसे योगदान होगा, आपका सब्जेक्ट जो भी रहा है वो जो ग्रेजुएशन और पीजी में रहा होगा, और आपकी कोई हॉबी है जिसको आप कैरी करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट और आपकी हॉबी जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन में उससे क्या फ़ायदा होगा, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर एक बात आती है जो कुछ स्पेक्यूलेटिव क्वेश्चंस आते हैं और कुछ आते हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी के हैं। तो हम ऐसा ही बना लेते हैं, इनको एंड में एक साथ देखेंगे कि कुछ स्पेक्यूलेटिव क्वेश्चंस हैं, और स्पेक्यूलेटिव मतलब जिनमें कुछ गैम्बलिंग हो रही है, इस तरह के सवाल हैं, इनमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, बड़े अनयूजुअल से बदलाव किए जा रहे हैं, और स्पेक्यूलेटिव के साथ में कुछ मिसलेनियस की लिस्ट भी हम एंड में बना लेंगे, तो उसको हम ऐसे ही लिखकर छोड़ देते हैं। और अब हम एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में कि आप अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, या 50 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है कि आप अपने आप को 5 या 10 में तो लगभग एक जैसी चीज़ें रहेंगी, पर 5, 10 और 50 तीन चीज़ें ले सकते हैं कि आप 5 या 10 साल में खुद को कहाँ देखते हैं, और एक आप ले सकते हैं कि आप खुद को 50 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो 50 साल बाद कहाँ देखते हैं और 5 या 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, इन दो एलिमेंट्स के ऊपर आपको प्रिपेयर करना होता है। 5 या 10 साल बाद जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो आपको दो तरह के एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए। सबसे पहला एस्पेक्ट तो है कि आपको अपना पर्सनल लाइफ का एक एस्पेक्ट कवर करना चाहिए अपने को 5 या 10 साल में देखने पर। पर्सनल लाइफ का मतलब हो गया कि आपके परिवार से संबंधित जो भी लाइफ है, जिसमें आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, उनसे संबंधित, यदि आप मैरिड हैं तो परिवार आगे बढ़ चुका होगा, आपके बच्चे होंगे, वो स्कूल जा रहे होंगे या वो पढ़ाई कर रहे होंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें। या अगर आप अनमैरिड हैं तो 5 या 10 साल में आपकी मैरिज हो चुकी होगी, मैरिज होकर आपका परिवार बन गया होगा और आप आगे बढ़ चुके होंगे। तो 5 या 10 साल में खुद को कहाँ देखते हैं, उसमें आपका एक पर्सनल एस्पेक्ट जरूर आएगा, उस एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, वो रहना चाहिए। आप एक इंसान हैं, रोबोट नहीं है, आपके व्यक्तित्व में वो बात दिखनी भी चाहिए। फिर दूसरा एक एस्पेक्ट है जिसके अंदर प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात आती है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट के अंदर आपको अपनी जॉब के बारे में बताना है, आपकी जॉब की पोजीशन के बारे में डिस्कस करना है। और जॉब पोजीशन के मतलब हो गया कि आपको, जैसे कि यदि आप RAS बनते हैं तो SDM बनेंगे शुरुआत में, पर 10 साल बाद अब आप देखते हैं कि अपने आप को आप प्रमोट होकर किसी और बड़े ओहदे पर जा चुके हैं, आप SDM से आगे कहीं सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी या फिर किसी और बड़े पद पर ADM, इस तरह से अपने आप को देखते हैं। तो 10 साल बाद आप अपने आप को किस पोजीशन पर देखते हैं, प्रोफेशनल जॉब के अंदर आपको ये डिफाइन करना होगा। तो 5 या 10 साल का जब भी सवाल उठता हो तो अब आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल, नियर प्रोफेशनल लाइफ जो है उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में बताना है, और वो बात कंप्लीटनेस में हो जाएगी। इसके साथ साथ यदि आपसे ये पूछते हैं कि अपने आप को 50 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, तो 50 साल बाद का मतलब हो गया आप अपने आप को रिटायर होने के बाद कहाँ देख रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट कहाँ देख रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो गया कि आप खुद रिटायर हो गए हैं और अब कहाँ देखते हैं। तो 50 साल बाद, रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे, जब ऐसा पूछा जाएगा तो आपकी पर्सनल लाइफ तो बहुत आगे निकल चुकी होगी, बच्चे सेटल्ड हो चुके होंगे, तो 50 साल बाद अपने परिवार को तो एक
सेटल्ड पोजीशन में देखते हैं कि परिवार सेटल्ड है, बच्चे सेटल्ड हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, और साथ साथ आप जिस भी क्षेत्र में अपनी जॉब के दौरान सबसे सहज थे, आप उस क्षेत्र के अंदर आफ्टर रिटायरमेंट सेल्फलेस काम करना शुरू कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लेते हैं कि आप अपनी जॉब के दौरान एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहे थे और आपको उसमें रुचि भी थी, तो आपने वही चुना और जैसे ही आपका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद आपने एजुकेशन के एरिया में निस्वार्थ काम करना शुरू कर दिया। वहीं यदि हो सकता है कि आपको हेल्थ सेक्टर में रुचि रही हो, तो आपने रिटायरमेंट के बाद हेल्थ सेक्टर के अंदर सेल्फलेस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें, ये सब काम आपके ड्यूरिंग द जॉब आप डिसाइड करेंगे और रिटायरमेंट के जस्ट बाद आप उसी तरह का कोई काम कर रहे होंगे। तो आपको ये तो नहीं बताना अभी कि आप किस सेक्टर में करने वाले हैं, पर ये बात ज़रूर करनी है कि हाँ, आप एक क्षेत्र चुनेंगे और उसी क्षेत्र में तुरंत रिटायरमेंट के बाद आगे के जीवन में आप उसमें सेल्फलेस काम करेंगे बिना किसी स्वार्थ के। ये ज़रूर आपका उत्तर में होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आप फ्री बैठे हों, आप कुछ नहीं कर रहे हों, कोई सेक्टर, कोई क्षेत्र नहीं चुना हो, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में आपको रुचि है, आप उस क्षेत्र में एक्सेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह का ही जीवन होना चाहिए, इसी तरह से बिताना है और वहाँ पर बताना भी यही है कि आप एक क्षेत्र चुनकर उसमें काम करते रहेंगे। तो अपनी पोजीशन तो आपने देख ही ली कि आप आफ्टर रिटायरमेंट क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी एक पर्सनल एस्पेक्ट तो आप ले ही लेना और साथ साथ में आप जो है सेल्फलेस क्या काम करेंगे, समाज के लिए निस्वार्थ क्या काम करेंगे, उस पर बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ में मैंने 2 एलिमेंट और लिए थे कि राजस्थान को कहाँ देखते हैं, 3 एलिमेंट बेसिकली, राजस्थान को कहाँ देखते हैं, भारत को कहाँ देखते हैं और विश्व को कहाँ देखते हैं। तो यदि हम कुछ समय बाद की बात करें तो हम राजस्थान को कहाँ देखते हैं, भारत को कहाँ देखते हैं और विश्व को कहाँ देखते हैं, इन 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर लेंगे, 3 एलिमेंट्स हम बना लेंगे और वही सब 10 साल, 100 साल, 50 साल ऐसे करके एलिमेंट बन सकते हैं। तो हम बेसिकली एक काम करते हैं, एक शॉर्ट ले लेते हैं और एक लॉन्ग ले लेते हैं। सबसे पहले 10 साल बाद आप राजस्थान को कहाँ देखते हैं और यही इसी राजस्थान को आप 100 साल बाद कहाँ देखते हैं। 10 साल बाद और 100 साल बाद के बीच में डिसाइड करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है, 10 साल में चीज़ें बदलती हैं पर बदलाव होते हैं, बदलावों का रिजल्ट आने में और भी टाइम लगता है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान की भारत में शुरुआत 2014 में हो गई, जोर शोर से हो गई, पर बदलाव आज तक भी पूरी तरह से नज़र नहीं आते। 100% बदलाव नहीं दिखते हैं पर 100% नहीं दिखते हैं। 100% बदलाव आने में एक लंबा टेन्योर लगता है। बड़े फैसले एक समय लिए जाते हैं पर उन फैसलों के परिणाम आने में कुछ समय लगता है। तो 10 साल के दौर में आप ये तय करेंगे कि राजस्थान में कौन से बड़े फैसले लिए जा चुके होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, राजस्थान की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करके 10 ईयर्स के टेन्योर में उन पर बड़े फैसलों की बात करेंगे। तो आप क्या करेंगे, राजस्थान में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के सॉल्यूशन पर बात करेंगे और सॉल्यूशन शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे। ऐसे बात करेंगे कि हम इस क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं, इस क्षेत्र में भी हमने कुछ कदम उठा लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि राजस्थान है तो राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या है और वो आज से नहीं बरसों से है, शुरुआत से है कि राजस्थान पानी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। और जो स्टेट ऐसे मामलों में आत्मनिर्भर नहीं है, पानी जीवनदायिनी स्रोत होता है। हम आज मंगल पर भी जीवन ढूंढ रहे हैं तो पानी ही ढूंढ रहे हैं। हम यदि चंद्रमा पर भी जीवन की तलाश करेंगे तो पानी के थ्रू ही करेंगे। पानी लाइफ का एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और राजस्थान में उसी एलिमेंट की कमी है और राजस्थान में उस पर निर्भरता है। हम आसपास के स्टेट्स में पानी को लेकर निर्भर हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है और हम चाहते हैं कि इसके लिए एक बड़े कदम जो है उठाए जाएं। और 10 साल में आप ये उम्मीद करोगे कि राजस्थान में पानी को आत्मनिर्भर बनाने, पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े स्टेप्स लिए जा चुके हों। आप इस पर बात करोगे तो आप सजेशन दोगे कि 10 साल में कुछ बड़े फैसले लिए जा चुके होंगे, मैं ऐसा देखता हूँ, और उन फैसलों पर काम शुरू हो चुका होगा जो भारत में ही नहीं राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा पानी के मामलों में। तो एक समस्या थी, उसको आपने उसके इरेडिकेशन के लिए बड़ा कदम आप उठते हुए देख रहे हैं, तो ये आप उम्मीद करेंगे। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक समस्या जो ऐसी दिख रही है जिस पे बरसों से काम हो रहा है और ख़त्म नहीं हुई है,
उसको इरेडिकेट होते हुए भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज एक प्रॉब्लम है, चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने के लिए, चाइल्ड मैरिज से निपटने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। इन प्रयासों को जारी रखते हुए अभी तक भी परिणाम हासिल नहीं हो पाए हैं, पर आप उम्मीद करेंगे कि आने वाले 10 सालों के अंदर चाइल्ड मैरिज जैसी समस्या राजस्थान से ख़त्म हो चुकी होगी। जिस तरह से सती प्रथा राजस्थान से ख़त्म हुआ, जिस तरह से डाकन प्रथा लगभग समाप्त हुई, उसी तरह से सती प्रथा भी राजस्थान में ख़त्म हो जाएगी। आप इस प्रथा के ख़त्म होने की उम्मीद रखते हैं आने वाले 10 सालों के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि आप 10 ईयर्स में राजस्थान को प्रोग्रेसिव दौर पे देखते हैं, और वो भी डाइवर्सिफाइड तरीके से, कि एक तौर पर तो आप रिसोर्सेज के मामले में इकोनॉमिकली चीज़ों को देख रहे हैं, और एक तरफ आप सोशली भी देख रहे हैं। सोशली के अंदर आपने चाइल्ड मैरिज की बात करी, तो ये दिखना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड राजस्थान और बदलता राजस्थान दिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समाज और इकोनॉमी दोनों के बदलाव हों, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस राजस्थान में देख रहे हैं आप आने वाले 10 सालों में, ये आपको लगता है एक बड़ी बड़ी बात। दूसरा, 100 साल में जब भी आता है तो 100 साल में तो जो समस्याएं हैं वो लगभग समाप्त हो जानी चाहिए। 100 साल का टेन्योर बड़ा होता है, उस टेन्योर के अंदर जब भी उत्तर बनाना हो तो कुछ डायमेंशन साथ लेकर चलें। जैसे आप एक इकोनॉमिक डायमेंशन साथ लेकर चलें। इकोनॉमिक, राजस्थान की इकोनॉमी जिन जिन चीज़ों पर बेस्ड है, उन चीज़ों में 100 साल के अंदर बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ चुके होंगे। राजस्थान की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुकी होगी। मतलब राजस्थान, अगर हम ऐसा कहें तो उदाहरण के तौर पर हैंडीक्राफ्ट्स के मामले में देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका होगा। 100 साल में राजस्थान हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्टिंग हब बन चुका होगा। इस तरह का कोई आपको सुझाव देना है या इस तरह का कोई इमेजिनेशन बताना है 100 साल बाद, तो एक इकोनॉमिक एंगल ले लिया। फिर आप एक पॉलिटिकल एंगल भी ले सकते हैं। पॉलिटिकल एंगल के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप राजस्थान में वर्तमान में द्विदलीय व्यवस्था बड़ी चर्चित है, और द्विदलीय व्यवस्था के साथ साथ में 2 पार्टी सिस्टम के साथ साथ में थर्ड पार्टी धीरे धीरे उसके अंकुर फूट चुके हैं कुछ इलाकों में। जैसे आरएलपी जैसी पार्टी है, उसका नागौर के क्षेत्र के अंदर विकसित होना और राजस्थान की राजनीति में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पार्टी का उदय होना एक बड़ी बात है, और वहाँ पर उनका सफल होना भी बड़ी बात है। उनके 3 विधायक जो हैं, एक सांसद है वहाँ से, तो एक बड़ी बात है कि राजस्थान में वो स्टेट जहाँ पर 2 दल ही रहते हैं हमेशा, वहाँ पर तीसरा ऑल्टरनेट हमको दिखने लगा है। और फिर कई पार्टियाँ जो राजस्थान के बाहर थीं, वो अब राजस्थान में आकर कंटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो 100 साल में आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान की द्विदलीय व्यवस्था खत्म हो चुकी होगी और राजस्थान के अंदर मल्टी पार्टी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकली दिख रहा होगा। तो एक पॉलिटिकल एंगल भी ले लेना है इस तरह का। फिर साथ साथ में सोशल एंगल भी ले लेना है। सोशल एंगल में जितने भी ईविल्स हैं वो खत्म हो चुके होंगे 100 साल में, उस पर बात करनी है कि समाज जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव हो चुका होगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुका होगा। सामाजिक बुराइयां राजस्थान में जो भी हैं वो खत्म हो चुकी होंगी, चुनौतियां खत्म हो चुकी होंगी वो। फिर एजुकेशनल एक एंगल ज़रूर ध्यान रखना है। राजस्थान एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, कोटा एक बड़ा क्षेत्र है, अजमेर एक बड़ा शहर है एजुकेशन के मामले में, और इधर शेखावटी में एजुकेशन का बड़ा हब है। तो अलग अलग क्षेत्रों में एजुकेशन का हब राजस्थान के अंदर है। वो हब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुका होगा और राजस्थान देश की एजुकेशन कैपिटल बन चुका होगा। ये 100 साल के अंदर लगभग हो जाएगा। राजस्थान का हर शहर एजुकेशन के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा होगा। राजस्थान डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरएएस जैसे बड़े पदों पर लोगों को पहुंचाना, लोगों का बनना, सीए बनना, ये सब चीज़ें राजस्थान में हो रही होंगी। राजस्थान देश की एजुकेशन कैपिटल बन जाएगा, ऐसा आप इमेजिनेशन करते हो और वो दिखता भी है। लगातार हम देख रहे हैं, शेखावटी हो, चाहे अजमेर हो, चाहे कोटा हो, जयपुर हो, ये सब एजुकेशन के हब बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, और राजस्थान बहुत तेज़ी से एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो 100 साल में इमेजिनेशन कोई ओवर एस्टिमेट भी नहीं है, ठीक ही बात है। राजस्थान को हम इस तरह से बढ़ता देख ही रहे हैं और पॉजिटिविटी भी दिखती है, ऐसा ही दिखना चाहिए। फिर एक एंगल आप टेक्नोलॉजिकली भी ले सकते हो। टेक्नोलॉजी के मामले में राजस्थान अभी भले ही थोड़ा पीछे दिखता हो, पर टेक के मामले में 100 साल में हम हर तरह के क्षेत्र के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुके होंगे। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, जिससे एग्रीकल्चर के अंदर तो नए बदलाव कई सालों से हो चुके हैं और लगातार हो रहे हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी चीज़ें, और उसके साथ साथ आगे इरिगेशन और इरिगेशन के साथ साथ
एग्रीकल्चर के अंदर नए नए तरीके के प्रयास प्रयोग राजस्थान में देखने मिलते ही हैं, और इन्हीं सब प्रयासों प्रयोगों का नतीजा होगा कि टेक्नोलॉजी के तहत हम एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाएंगे राजस्थान में। वो 100 साल के अंदर बड़े बदलाव राजस्थान में दिख चुके होंगे, वो चैलेंजेस खत्म हो चुके होंगे। तो इस तरह से आप राजस्थान को 100 साल बाद देखते हो। लगभग ऐसी ही स्थितियां भारत में भी दिखनी चाहिए। यदि भारत के मामले में आपसे पूछते हैं तो आपको अगर अभी हम बोले तो आपको कुछ एंगल्स के ऊपर उसका उत्तर तैयार करना है। जैसे अगर 10 साल भी बोल रहे हैं, 100 साल भी बोल रहे हैं, तो भी आपको इकोनॉमिक एक एंगल ध्यान रखना है कि भारत इकोनॉमिकली कहाँ पर होगा। आपको पॉलिटिकल एंगल ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनना चाहिए, समग्रता आपके उत्तर में होनी चाहिए, पॉलिटिकल एंगल दिखना चाहिए। मिलिट्री के फॉर्म में इंडिया, अच्छा अब इंडिया के लेवल पर बात होगी तो आर्मी की बात होगी, एयरफोर्स की बात होगी, नेवी की बात होगी, तो मिलिट्री की स्ट्रेंथ इंडिया की कैसी बढ़ चुकी होगी, बन चुकी होगी, उस पर बात करनी है। फिर साथ साथ में सोशल एंगल पर बात करनी है, सोसाइटी इंडिया की कैसे डेवलप हो चुकी होगी। फिर उसके साथ साथ में आपको एजुकेशन के ऊपर बात करनी है कि इंडिया में एजुकेशनल लेवल पर क्या होने वाला होगा, क्या हो चुका होगा। और एक बात करनी है आपको टेक्नोलॉजी की, तो इंडिया का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना हो चुका होगा। ये कुछ एंगल्स लेकर इंडिया का 10 साल और 100 साल ये प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ तीसरा एंगल आ जाता है विश्व का। अब जब विश्व की बात करेंगे तो विश्व के अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको उदाहरण के साथ बता देने हैं। जैसे इंडिया की बात करेंगे तो इन सब एंगल्स पे बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे तो कुछ ऐसे उदाहरण बताने हैं कि दुनिया कहाँ जाती हुई दिख रही होगी, जिन पर आज हम कुछ चर्चाएं होती हुई देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दुनिया मल्टीपोलर बन चुकी होगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया होगा। आज भी मल्टीपोलर ही है लगभग, पर जो दो विश्व की महाशक्तियां थीं उनके तनाव लगातार बने हुए हैं। और तीसरा, चाइना एक बड़ा महाशक्ति की तरह उभरता हुआ दिख रहा है, पर भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी महाशक्ति बनेगा, जर्मनी भी बनेगा, जापान भी बनेगा, साउथ कोरिया भी बनेगा, और ऐसे भारत के हर एक, दुनिया के हर कोने के अंदर अलग अलग जगह शक्तियां बन जाएंगी। और उससे देश जो है, दुनिया जो है वो बाइपोलर से बढ़कर आगे निकलकर मल्टीपोलर क्षेत्र में पहुंच जाएगी, जो कि देश दुनिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जहां मल्टीपोलैरिटी होगी वहां पर तनाव नहीं दिखेंगे। तनाव नहीं दिखने की वजह भी रहेगी क्योंकि जब सब शक्तिशाली होते हैं तब कोई शक्तिशाली नहीं होता, और जब सब कमज़ोर होते हैं तो कोई कमज़ोर नहीं होता। तो जब पूरा देश, दुनिया जो है मल्टीपोलर होगी तो दुनिया में मिलिट्री फाइट या मिलिट्री टेंशन्स कम होते हुए दिखेंगे। ये आप इमेजिन करते हैं 100 साल के अंदर। फिर एक और टर्म है जिसको बोलते हैं ग्लोबल वीज़ा। हालांकि इसको लेकर चर्चाएं अभी शुरू हो चुकी हैं, ग्लोबल वीज़ा को लेकर, कि दुनिया का एक साथ वीज़ा मिले और हम दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकें। पर हाँ, इसकी चुनौतियाँ अपनी जगह हैं, आतंकवाद की चुनौतियाँ अपनी जगह हैं, और उन्हीं की वजह से इस पर चर्चाएं चल रही हैं। देखने की बात है कि कब तक सफल होता है और कब मिल पाता है। तो ग्लोबल वीज़ा अपने आप में एक एलिमेंट है जिस पर चर्चाएं चल रही है, और आपको लगता है कि आने वाले 100 साल में ग्लोबल वीज़ा दुनिया की एक सच्चाई होगी। फिर उसके बाद में ग्लोबल कल्चर, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ग्लोबल कल्चर तो अब बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा चुनौती भी नहीं है, और जब बाउंड्री लेस वर्ल्ड हुई है दुनिया बनी है तो ग्लोबल कल्चर एक सच्चाई बन गई है। भारत में हम देख ही रहे हैं, अलग अलग तरह के उदाहरण हैं, चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो, चाहे वो एक्सेंट हो, बात करने का तरीका हो, चाहे जॉब के तरीके हों, चाहे जॉब के पैटर्न्स हों, फ्रीलांसिंग हो, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमको दिखता है कि ग्लोबल कल्चर अब आने लगा है। दुनिया के जो तौर तरीके थे वो पहुंच गए हैं, और वो केवल किसी एक देश के नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से पहुंचे हैं। चाहे वो आप चाइना से ले लो, चाहे रशिया से ले लो, चाहे जापान से ले लो, चाहे अमेरिका से बात करो, हर जगह से हमको प्रभाव भारत के अंदर दिखता है, और भारत का प्रभाव भी दुनिया के देशों में दिख ही रहा है। तो ग्लोबल कल्चर एक बड़ी बात हो चुकी होगी ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर यूनिवर्सल वैल्यूज़ पे बात चल रही होगी। यूनिवर्सल वैल्यूज़ एक वो एरिया है जिनमें कुछ कॉमन पैराडाइम्स बनाने पड़ेंगे, कॉमन प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। यूनिवर्सल वैल्यूज़ आज भी दिखते हैं, यूनिवर्सैलिटी कई मामलों में दिखती है। जैसे हेल्थ को लेकर जो हमारा वैल्यू सिस्टम काम करा कोविड के दौरान, वो यूनिवर्सल ही था। किस तरह से एक सिस्टम वायरल हुआ और एक ही तरह का बिहेवियर, कोविड बिहेवियर सब लोग करने लगे, कोविड ऑप्टिमम बिहेवियर करने लगे। तो इसका मतलब है कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तब सब एक जैसा बात करते हैं,
और जब उससे बाहर निकलते हैं तो कुछ सीखते हैं, जो सीखते हैं वही वैल्यूज़ बन जाते हैं। तो जब एक समस्या दुनिया के सामने आई, उसको दुनिया ने मिलकर लड़ा, उसको लड़ा मिलकर तो उससे सीखा एक जैसा, और जब एक जैसा सीखा तो उससे एक जैसा वैल्यू सिस्टम बनाया, और उसी एक जैसे वैल्यू सिस्टम से हम दुनिया आगे बढ़ रही है। तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ ऐसे ही डेवलप होंगे, क्योंकि वैल्यूज़ डेवलप होने का भी अपना एक प्रोसेस है, उसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कहाँ पर कुछ समस्या आई है, उससे निपटने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स ही जाकर अल्टीमेटली आगे वैल्यू बन जाते हैं। तो इस तरह से डेवलप हो रहा है पूरा सिस्टम, यूनिवर्सलिज्म ऐसे ही डेवलप होगा। तो वो आप देखते हैं कि 100 साल में सच्चाई बन जाएगी। फिर एक एलिमेंट है पृथ्वी के बाहर जीवन, लाइफ बियॉन्ड अर्थ, दुनिया के बाहर जीवन संभव हो जाएगा। आज भी दिखता है, एलॉन मस्क जैसे लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं मंगल पर जाने की, चंद्रमा पर जाने की। अभी चाइना कुछ सालों में अपना पहला मैन्ड मिशन भेजने वाला है चांद पर। अमेरिका फिर कोशिश कर रहा है, भारत भी भविष्य में ऐसे प्रयास करेगा, अभी अनमैन्ड करेगा, बाद में मैन्ड प्रयास करेगा। तो ये प्रयास लगातार जारी हैं, और जीवन की खोज तो बरसों से हो रही है जो कि पृथ्वी के बाहर है। तो ये ज़रूर है कि 100 साल में पृथ्वी के बाहर जीवन संभव दिख रहा होगा, और उसके लिए प्रयास जारी है। ये सब कुछ चीज़ें हैं, बट एक चुनौती भी है पृथ्वी पर, शुद्ध जल और हवा, ये चुनौती हो जाएगा। शुद्ध जल और हवा आज भी चुनौती है। आज भी भारत के ही कई सारे शहर, जिसमें शायद भिवाड़ी एक ऐसा नाम है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रहा कुछ समय पहले तक। दिल्ली में हर साल हम देखते हैं पॉल्यूशन की समस्या है। तो भारत के ही कई सारे शहर हैं जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ, और उस औद्योगिकरण ने वहाँ पर प्रदूषण को बहुत सारा जन्म दिया, और केवल हवा नहीं, जल भी उससे प्रदूषित हुआ। दिल्ली में आप यमुना के किसी से छुपी नहीं है, यमुना के हालात किसी से छुपे नहीं हैं, दिल्ली की आबोहवा, दिल्ली एनसीआर के आसपास का इलाका किसी से छुपा नहीं है। तो ये चुनौतियाँ रही हैं, रहेंगी, और इसी तरह बनी रहती हैं। तो शुद्ध जल और हवा आने वाले 15-20 साल में ही भारत के सामने ही नहीं, दुनिया के सामने एक चुनौती बनेगा, और उसके प्रयास चल रहे हैं। लगातार क्लीन एनर्जी पर काम करने की बातें हो रही हैं, ताकि हम कैसे भी कर इस समस्या का निपटारा या निदान कर सकें। तो आप ऐसा देखते हैं आने वाले सालों में, ये विश्व की स्थिति है जिसके बारे में आपने बात करी। तो यदि आपसे इमेजिनेशन में इस तरह का पूछा जाता है, तो आपको अपने उत्तर में कॉम्प्रिहेंसिवनेस रखनी है, ताकि आप एक बेहतर आंसर बना सकें। फिर इसके बाद में आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक सवाल बनता है, जो हमारा दूसरा सवाल था कि सब्जेक्ट से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदा है। सब्जेक्ट बोल दें और साथ साथ में हॉबी भी इसी के साथ ले लेते हैं। सब्जेक्ट और हॉबी से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदा है। एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ायदा, अब कोई सा भी विषय हो वो कुछ तो सिखाता ही है। हर विषय की अपनी गंभीरता है, गहराई है, और उस गहराई से जो आपने सीखा होता है, हर विषय की अपनी फ़िलॉसफी है। उस सब्जेक्ट फ़िलॉसफी से जो सीखा होता है वही फ़िलॉसफी काम में लेकर आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का काम चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं बात करता हूँ तो होम साइंस एक विषय है। अब यदि आपके पास होम साइंस विषय ही रहा है, आपने उसी में ही पढ़ाई करी है, और आपसे यही पूछ लिया जाता है कि होम साइंस का इस्तेमाल कर आप किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम में लेंगे, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए, और बड़ा लेजिटिमेट सा उत्तर होना चाहिए जिसका होम साइंस से भी लेना देना हो और वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिंक बैठता हो। तो ये इंटर सब्जेक्ट कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे होम साइंस में खाना बनाना, पाक कला एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आपको क्या बताना है, खाना बनाना अपने आप में एक आर्ट है, और उसको बनाने के लिए संतुलन बहुत ज़रूरी है, समयबद्धता ज़रूरी है। संतुलन ऐसा मसालों का, सामान का, चीज़ों का, सब्जी का, सबका संतुलन होना चाहिए। नमक ज़्यादा हो गया तो भी खराब, कम रह गया तो भी खराब। तो संतुलन होम साइंस में जो एक खाना बनाने की कला है उसमें सीखा जाता है। समयबद्धता भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आपने खाने को कम पकाया तो कच्चा रह जाएगा, ज़्यादा पकाया तो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि आपने वहाँ से दो चीज़ें सीखी हैं, एक समन्वय, एक संतुलन,
और समन्वय और संतुलन प्रशासन के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो होम साइंस जैसे विषय में भी रहकर आप प्रशासन के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हुई है और वो इस प्रशासन के और देश के काम आएगी। तो आपको अपने सब्जेक्ट से प्रशासन में क्या फ़ायदा है उसकी इंटरकनेक्टिविटी फिलोसॉफिकल बनानी पड़ेगी, और उसी से ही सीधा सीधा हर सब्जेक्ट का डायरेक्ट लिंक प्रशासन से नहीं होता। एसडीएम को खाना नहीं बनाना होता, पर जो मानसिक विकास उस सब्जेक्ट से आपका हुआ है वही मानसिक विकास प्रशासन के अंदर आपकी मदद करेगा। ये उत्तर आपका होना चाहिए। फिर साथ साथ में जैसे हॉबी जो है वो भी एक एलिमेंट है। अगर आपके सब्जेक्ट से ऐसी कोई बात है जो डायरेक्ट होती है तो डायरेक्ट तो आप बता ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो सीधा सीधा ही लेना देना है, उससे प्रशासन में फ़ायदा है ही है। यदि आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपने संविधान पढ़ा है तो उसका सीधा सीधा संबंध रहेगा ही रहेगा। पर कोई ऐसा विषय जिसका सीधा संबंध नहीं दिखता तो उसकी इनडायरेक्ट अप्रोच बनानी है। तो एक डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, अगर है तो ठीक, नहीं तो इनडायरेक्ट अप्रोच के सहारे आपको अपना उत्तर देना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना है। वहीं आपकी हॉबी के मामले में भी यही दो एलिमेंट आते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। दोनों एलिमेंट काम में लेने हैं। हो सकता है आपकी हॉबी का प्रशासन में सीधा सीधा इस्तेमाल हो जाए, कहीं ना कहीं हो सकता है ना भी हो। जैसे सपोज आपका हॉबी योग करना है, अब योग में आपकी हॉबी है, आपको उसके बारे में पूरा तैयार तो करना ही करना है। हॉबी तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैंने पहले ही कहा था कि हॉबी पर लगभग आपको अच्छी खासी तैयारी करनी है। कई बार इंटरव्यू केवल हॉबी पर चल जाता है, पूरा इंटरव्यू ही हॉबी पर हो जाता है। तो आपको अपनी हॉबी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, और हॉबी में भी हॉबी का ये वाला एलिमेंट तैयार करना है कि प्रशासन में उसका कैसे योगदान होगा। फॉर एग्जाम्पल योगा आपकी हॉबी है, अब योगा करना आपका हॉबी और इंटरेस्ट का पार्ट है, और आप उसमें क्या सीखते हो, योगा में आप अष्टांग योग करते हो। अब अष्टांग योग में यम, नियम, प्रत्याहार ऐसी जो चीज़ें हैं जिनसे हम संतुलन भी सीखते हैं, जिनसे हम संयम भी सीखते हैं, जिनसे हम समन्वय भी सीखते हैं, जिनसे हम योग भी सीखते हैं, जिनसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो कामनेस जो चाहिए वो भी सीखते हैं। तो वो संयम, संतुलन, समन्वय ये सब जब आ जाएगा तो अपने आप एक अच्छा प्रशासक कोई व्यक्ति बन सकता है। तो इनडायरेक्टली योग करने से एक अच्छा प्रशासक बनना बहुत सिंपल सी बात है। इसको कनेक्ट आप कर सकते हो, इसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि हर हॉबी का होता हो या किसी हॉबी का भी डायरेक्ट इस्तेमाल होता हो। जैसे कुछ हॉबीज़ ऐसी हैं जिनमें हो सकता है कि फ़र्क पड़े, जैसे डायरी राइटिंग का हॉबी है। अब डायरी राइटिंग में डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, क्योंकि आपको अच्छी लेखन शैली होगी डायरी राइटिंग से तो इस एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिलेगी। साथ साथ में जब आप बाद में नोटिंग करोगे, फाइलिंग करोगे, फाइल पे लिखोगे, फाइल पे कमेंट करोगे, तब आपकी राइटिंग की हैबिट जो है आपको मदद करेगी। और इनडायरेक्ट भी है कि आपको इतिहास को ध्यान में रखकर भविष्य की तैयारी करना डायरी राइटिंग से सीखते हो आप। डायरी राइटिंग में आपने आज क्या करा वो लिखा जाता है, और उसमें से वो बातें ढूंढी जाती है जो भविष्य में नहीं करनी है और वो जो करनी है, और उससे आप अपने व्यक्तित्व में सुधार लाते हो। ये सब इस्तेमाल आप प्रशासन में कर सकते हो कि आप इतिहास से सीखकर भविष्य को बेहतर बनाने का काम करो। तो आपकी हॉबी का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का योगदान हो सकता है। उस पर आपको फ़ायदा क्या है या किस तरह से वो प्रशासन में मदद करेगा ये उत्तर तैयार करना है। ये भी एक एलिमेंट है। फिर एक एलिमेंट था, इसमें एक सवाल बनता है जिसका नाम है अगले जन्म में क्या बनोगे। अब ये अगले जन्म का सवाल है, और अगले जन्म के अंदर 2-3 एलिमेंट हैं अलग अलग। अगले जन्म में सबसे पहले बात थी, एक तो आपको जेंडर तय करना है कि अगले जन्म में आप जेंडर क्या रखना चाहते हो, कौन सा जेंडर। अगले जन्म में कौन सा देश, किस देश में पैदा होना चाहते हो, किस देश में पैदा। और तीसरा एलिमेंट है अगले जन्म में क्या आप कौन सी स्पीशीज़ बनना चाहते हो। कौन सी स्पीशीज़ का मतलब कौन सी प्रजाति आप अगले जन्म में बनना चाहते हो, इस पर सवाल बनेगा। तो आपको तीनों में उत्तर प्रिपेयर करना है और इसमें तैयार रहना है। ये वो प्रश्न है जिस पर सवाल का उत्तर इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो आपको आंसर करना है कि आप क्या करना चाहते हो, और दूसरा फिर काउंटर क्वेश्चन तुरंत आएगा क्यों, और क्यों के लिए तैयार रहना है। आएगा ही आएगा, 100% आएगा, क्योंकि हमको ये इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, ये इंटरेस्ट है कि आपने वो सोचा क्यों, आप उस क्षेत्र में क्यों जाना चाहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्यों जरूर तैयार करना है उसका, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अब क्या करना है, जैसे कि जेंडर की बात करें
तो जेंडर में क्या होगा, आपके पास बाइनरी ऑप्शन है, आप मेल और फीमेल में से एक चुनते हो। आपके पास ऑप्शन है कि आप मेल और फीमेल में से एक चुनोगे। तो क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा अगला सवाल, क्यों? आप मेल थे, आपने फीमेल चुना, क्यों? आप फीमेल थे, आपने मेल चुना अगले जन्म में, क्यों? या आप मेल थे, आपने मेल ही चुना, क्यों? आप फीमेल थे, आपने फीमेल ही चुना, क्यों? तो ये क्यों चुनाव किया, उस पर सवाल बनेगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, यदि आप बदलाव कर रहे हो, यदि आप मेल से फीमेल जा रहे हो या फीमेल से मेल जा रहे हो, अगले जन्म के लिए सोचते हो, तो आप उत्तर में यही कहोगे कि मैं इस जन्म में इस लिंग, इस जेंडर के साथ जीकर देख लिया, अब मैं कुछ नया अनुभव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसीलिए अगले जन्म में बदलाव को पसंद करूँगी या करूँगा, और फिर वही उत्तर आपका बन जाएगा। तो बदलाव देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप दूसरा अनुभव करना चाहते हो, इसलिए आप बदलाव चाहते हो, इसीलिए आप जाना चाहते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। कुछ नया अनुभव करना चाहते हो, ये सबसे बड़ी बात है। बट अब सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होगा। यदि आपने कॉमन चूज़ कर लिया, यदि मेल हो और मेल ही चूज़ करा, तो सवाल बनेगा कि क्यों, बदलाव क्यों नहीं चाहते, दूसरा क्यों नहीं जाना चाहते। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि सर मैं इस जेंडर के साथ ये जीवन बिताया है और इसमें मैं खुश हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं है और मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए ऐसी कोई कैरी करना चाहता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है। तो फिर ये भी एक उत्तर बनता है। ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर मेरे से पूछा जाए तो बदलाव करना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि आप में डायनामिज्म है, आप चेंज को लेकर सहज हो, चेंज को एक्सेप्ट करते हो, ये आपके अंदर दिखना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको यदि बोलें तो आप बदलाव करो, चेंज करो। पर सवाल यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होता, सवाल इससे आगे जाएगा कि 2 जन्म हो गए, एक जन्म में एक जेंडर ले लिया, दूसरे में कैरी करा सेम या फिर चेंज करा, जो भी करा आपने दूसरा भी हो गया। अब तीसरी बार फिर मौका मिल रहा है और आपको भगवान ने बोला, अगर कहा कि चूज़ करो क्या चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कि आप क्या करेंगे। आपने, अगर आपको ये कॉन्शियसनेस है कि उन 2 जन्म में आपके साथ कैसा रहा अनुभव, तो आप उसी अनुभव के आधार पर तीसरे जन्म में दोनों में से एक चूज़ कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तीसरा ऐसे चूज़ कर सकते हैं। पर यह भी हो सकता है कि 2 जन्म आपके अलग अलग जेंडर पे हुए और आपको पता नहीं है कि उनका अनुभव कैसा हुआ। तो फिर अगर आपको बस इतना ही पता है कि पिछले जन्म में आप क्या थे, तो अगले जन्म में आप उसको एग्जैक्टली कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, उसी जेंडर को आगे चेंज कर कर या फिर कैरी फॉरवर्ड कर कर वही उत्तर बन जाएगा कि अगर आप मेल थे तो फीमेल चूज़ करा तो बदलाव चाहते हैं, नहीं करा तो आप बदलाव नहीं चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो तीसरे जन्म का उत्तर जो है उसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे। कॉन्शियसनेस अगर आपको है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे। तो आप अनुभव के आधार पर तय कर सकते हैं कि क्या करना चाहेंगे। फिर एक एलिमेंट दूसरा जो हम देखते हैं, देश में, किस देश में पैदा होना चाहेंगे, अगले जन्म में कौन सा देश चुनेंगे। तो किस देश में पैदा होने का तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ही। मैं एक बिट वापस पीछे आकर एक बात और करना चाहूँगा, एक यूनिक बात है। आप चाहें तो इंटरव्यू बोर्ड को यूनिकनेस दिखा सकते हैं कि अगर आपको मेल और फीमेल बनने का मौका मिल गया है और तीसरा जन्म मिल रहा है, तो आप 3rd जेंडर भी चूज़ कर सकते हैं और इसके लिए एकदम उनकी भौहें फटी रह जाएंगी कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, 3rd जेंडर क्यों चूज़ किया। 3rd जेंडर चूज़ करने के पीछे क्या वजह रहेगी, इसके पीछे केवल एक ही वजह है कि आप उस जेंडर में जाकर ये अनुभव करना चाहते हैं कि क्या सामाजिक चुनौतियाँ, क्या शारीरिक चुनौतियाँ उनको सहनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। उन चुनौतियों का अनुभव करने के लिए आप उस 3rd जेंडर को चुनना चाहते हैं। तो आप तीसरा जब एलिमेंट आएगा तब इसको चुनकर आप उनको चौंका भी सकते हैं और अपने आप को ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप एक तो 3rd जेंडर के प्रति एक सेंसिटिव व्यक्ति हैं, आप उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों, उनके नागरिक के तौर पर एक जीवन को आप मानते हैं, एक व्यक्ति के रूप में उनका जीवन इस धरती पर एक ह्यूमन की तरह आप उनके अधिकारों को समझते हैं और उनके लिए एक सेंसिटिविटी आपके अंदर है, वो इससे भी दिखेगी। दूसरा, चुनौतियों को झेलने की आपकी क्षमताएं और इच्छाएं वो भी इसमें दिखेगी, तो वो दिखनी ही चाहिए, वो अच्छी बात ही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट है कि आप किस देश में जाना चाहेंगे, किस देश में जन्म लेना चाहेंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है कि इस सवाल का उद्देश्य ये नहीं है कि आपकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति ये चेक की जा रही है या आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग चेक की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें आपकी देशभक्ति चेक नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना है। देशभक्ति चेक नहीं हो रही है,
इसके अंदर, इसमें कोई भी आपको ये नहीं सुनना चाहेगा कि आप भारत बोलें और अपनी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति दिखाएं। आप कोई भी देश चूज़ करें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर वही क्यों आपने चुना वो इम्पॉर्टेंट है, क्या चुना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका थॉट समझ में आना चाहिए। तो यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई देश चुनते हैं, मान लो आपने नॉर्वे चुना, तो नॉर्वे क्यों जाना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो नॉर्वे में आपको पसंद है और क्यों आप नॉर्वे चुन रहे हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये स्कैंडिनेवियन देश है, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन देश है और स्कैंडिनेवियन देश का HDI बहुत बढ़िया है। आप स्वीडन, नॉर्वे इन देशों में जाएंगे तो वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, तो आप ह्यूमन ही की तरह जीवन जी रहे हैं तो उस जगह जीना पसंद करेंगे जहाँ दुनिया के बेहतरीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिखते हैं, HDI दिखता है दुनिया का, तो आप इस वजह से चुन रहे हैं, जो कि जस्टिफाइड है। आपने स्कैंडिनेवियन देश क्यों चुना? आप एक एग्जाम्पल और जो मेरे मन के करीब है वो है भूटान। आप भूटान भी चूज़ कर सकते हैं। भूटान को चूज़ करने का सबसे बड़ा कारण जो सब जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस है। वहाँ मटीरियलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ खुशहाली बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर GDP इम्पॉर्टेंट नहीं है, GDH इम्पॉर्टेंट है। वहाँ देश में कितना उत्पादन बढ़ रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि देश के लोग कितने खुश हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, खुशी पर काम करते हैं वो अपने देश के नागरिकों की, और जो देश ऐसा काम कर रहा है इसका मतलब वो कितना सेंसिटिव है अपने देश के लोगों को लेकर, आप उस पर फोकस करना चाहते हैं, इस वजह से आप भूटान चुन रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, आप भूटान भी चुन सकते हैं। अगर आपको थ्रिल ही करने का मन हो इंटरव्यू में, तो थ्रिल करने के लिए आप कुछ ऐसा देश चुन सकते हैं जिसकी हालत बहुत बर्बाद है। आप चाहें तो पाकिस्तान चुन सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं उसको कि पाकिस्तान में चुनौतियां हैं, पाकिस्तान में संभावनाएं भी हैं। मैं किसी ऐसे विकसित देश में नहीं जाना चाहता जहां ऑलरेडी सब ठीक है। मैं चाहता हूं कि चुनौतियां मिलें और उन चुनौतियों में लड़कर बदलाव लाकर देश को बेहतर बनाने की संभावनाएं हों और मैं उनमें काम करूं। इसीलिए मैं पाकिस्तान जैसे देश में पैदा होना चाहता हूं। आप चाहें तो आप सूडान चुन सकते हैं, साउथ सूडान, आप चाहें अफगानिस्तान चुन सकते हैं। ये सब लगभग एक जैसे देश रहेंगे। इन देशों को चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह आपका चुनौतियों से लड़ना, चुनौतियों को जूझना, चुनौतियों को झेलना, चुनौतियों को मानना, और आपका एक चैलेंजिंग नेचर जो है वो दिखता है। तो ये भी चुन सकते हैं, जस्टिफाई करना है बस आपको उसको। अगर आप सही से जस्टिफाई कर गए पाकिस्तान चुनकर, तो आप मान लीजिए कि +10 हो गया, 10 नंबर आपके इंटरव्यू में जुड़ गए सीधा सीधा। तो आप इस तरह से भी चुनाव कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो आप कुछ खतरनाक देश, पाकिस्तान, सूडान, इनका भी चुनाव कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान, ये कुछ ऐसे ही देश हैं। फिर यदि आपसे ये पूछता है कि अगले जन्म में आप कौन सी प्रजातीय, कौन सी स्पीशीज़ में पैदा होना चाहते हैं, तो प्रजातीय स्पीशीज़ में आपके पास 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, इंसान या जानवर, 2 ही ऑप्शन है। तो आप ह्यूमन भी चुन सकते हैं कि आप दोबारा ह्यूमन ही बनना चाहेंगे। आप हो सकता है कि आप चेंज करें और कोई एनिमल एक बड़ा टर्म है, मैं इसमें सभी तरह के जानवर शामिल कर लूँगा, आप उसमें से कुछ चुनें। पर फिर वही, आप जो भी चुनेंगे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप क्यों चुन रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप ह्यूमन चुनते हैं कि आप इंसान ही बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि आप जो है इंटेलिजेंस जो है ना ह्यूमन का, वो सभी स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा है, और क्योंकि इंटेलिजेंस ज़्यादा है इसी वजह से ह्यूमन का सम्मान भी ज़्यादा है। और ह्यूमन ही इस अर्थ पर रूल कर रहे हैं, शरीर की ताकत से कोई रूल नहीं करता, सारा रूल दिमाग से होता है। जिनकी मेंटल कैपेसिटी, मेंटल पावर, इंटेलिजेंस ज़्यादा है वही रूल करते हैं, वरना इस धरती पर शेर रूल कर रहे होते हैं। यदि शरीर से रूल करना होता, शरीर की ताकत से रूल करना होता, तो लायन, टाइगर, लेपर्ड ये रूल कर रहे होते हैं। पर क्योंकि शरीर की ताकत इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सबको भी हम कंट्रोल कर कर सर्कस में खड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब ह्यूमन का इंटेलिजेंस सबसे बेहतर है, और ह्यूमन बनकर आप उस इंटेलिजेंट जीवन को जीना चाहते हैं जिसमें कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी ही बात है। आप चाहें तो कोई एनिमल स्पीशीज़ भी चुन सकते हैं। इसमें आप 2 तरह से चुन सकते हैं। जैसे आपने लायन चुना सपोज, तो लायन एक ऐसी कैटेगरी का एनिमल है जो कि जंगल का राजा कहलाता है और पावर के मामले में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसका डर दहशत दिखती है। तो ऐसा जीवन जिए जो पावरफुल जीवन हो, कमज़ोर जीवन क्यों जिए। तो अगर आप कोई स्पीशीज़ ह्यूमन के अलावा बनना चाहते हैं, हो सकता है कि वो आपको इंटरव्यू में ये भी कहें
कि आप कोई एक स्पीशीज चूज़ करो जो ह्यूमन नहीं है, उसके अलावा चूज़ करो। ह्यूमन तो आप हो ही, ह्यूमन के अलावा चूज़ करो। तो आप इस तरह का कुछ चूज़ करते हैं जो पावरफुल दिखता है, जैसे लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, लेपर्ड हो गया। इस तरह का कोई एनिमल चूज़ करें जो कि ताकतवर दिखता है, कमज़ोर नहीं दिखता। मतलब वहाँ चूहा चुनने का तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। चूहे बनना चाहते हैं ये तो नहीं होना चाहिए, आप कुछ पावरफुल व्यक्ति चुनें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप क्यूट एनिमल चूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूट एनिमल का मतलब है पेंगुइन बनना चाहते हैं, क्यूटनेस है उसमें। आप डॉल्फिन भी बन सकते हैं। डॉल्फिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ के हिसाब से कि डॉल्फिन बहुत ही जो है ह्यूमन के बारे में सबसे इंटेलिजेंट एनिमल वही है या स्पीशीज़ वही है। तो आप डॉल्फिन इसलिए भी बनना चाहते हैं कि तो क्यूट भी है और साथ साथ में डॉल्फिन जो है इंटेलिजेंट एनिमल भी है। तो दोनों इंटेलिजेंस और क्यूटनेस जब एक साथ दिखती है तो आपका उत्तर लेजिटिमेट बन जाता है। तो आप इस वजह से डॉल्फिन चुनना चाहते हैं तो आप वो भी चुन सकते हैं, डॉल्फिन भी चूज़ कर सकते हैं। तो स्पीशीज़ के मामले में आपको चूज़ करते टाइम इस तरह से ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि यदि आपको एक दिन का DM, CM, PM बनाया जाएगा तो क्या कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, यदि आपको एक दिन के लिए कुछ बनाया जा रहा है, एक दिन का DM, PM या CM कुछ बनाया जा रहा है, क्या करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है, एक दिन का DM, PM, CM बनना कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते आप। आपको वो अनिल कपूर का पिक्चर जो है ना नायक जैसा, वैसा नहीं करना है कि हमें एक दिन में ऐसा कर दूंगा कि शाम होते होते तो मैं उसी स्टेट के CM को या उस देश के PM को गिरफ्तारी करवा दूंगा और बहुत भयंकर बदलाव एक दिन में ला दूंगा। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। वैसे भी इमेजिनेटिव क्वेश्चन है, इसमें कल्पना ही करनी है आपको खाली। तो ऐसी कल्पना ना करें जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन लगती हो, कोई बियॉन्ड जो है लेजिटिमेसी लगती हो, ऐसी बात ना करें। आप बड़ा फैसला नहीं लेंगे, एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि बड़ा फैसला नहीं लेंगे कोई, क्योंकि आपको एक दिन के लिए बनाया जा रहा है तो एक दिन में कोई बिल्कुल ही बड़ा बदलाव कर दें, आप पता बड़ा आप संविधान का संशोधन ही करवा दें PM बनकर, ऐसा कोई प्रयास कर लें। कोई ऑर्डिनेंस लिया है जिसके अंदर अगले 6 महीने के लिए आपको PM घोषित कर दिया जाए, आप उसी ऑर्डिनेंस पे PM प्रेसिडेंट से साइन करवा लें। ऐसा कोई भी खतरनाक काम नहीं सजेस्ट करना है, ये बहुत बड़ा फैसला हो गया। आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे देश में कुछ बदलाव भी आ जाए और वो कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक इम्पैक्ट भी रखे और आपके लिए भी एक पॉजिटिव सोच रखे कि आप एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो बहुत बड़ा फैसला भी नहीं होगा, जिससे बहुत बड़ा कोई चुनौती भी देश में नहीं आएगी और अच्छी बात भी है। वो अच्छी बात क्या है, जैसे कि हेल्थ, वो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और हेल्थ नेचुरल राइट है, सभी को ही मिलना चाहिए हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। तो आप ये करेंगे, अगर आप एक दिन के लिए PM या CM बनते हैं, यदि CM है तो अपने स्टेट में, PM है तो पूरे देश में, कि आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिसिन्स, दवाइयाँ, इन पर से GST को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आज भी कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं मेडिकल के जिनमें 5%, 12% और 18% GST लग रहा है। हालांकि 28 में कोई भी नहीं है, पर फिर भी 5, 12 और 18 तो है ही अलग अलग क्षेत्र में। तो आप उसको भी समाप्त कर कर पूरी तरह से GST मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स और जो भी मेडिसिन हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन पर से ख़त्म कर देंगे। अब ये फैसला लेजिटिमेट भी दिखता है, इसके पीछे एक सोच भी दिखती है और जस्टिफाइड भी है। तो कुछ भी बड़ा फैसला नहीं करना, ऐसा करना है जिससे बड़ा बदलाव की तरफ देश आगे बढ़े और लोगों के लिए अच्छा कुछ इंश्योर हो जाए, उस पर काम करेंगे आप, ये एक दिखना चाहिए। तो आपको इस तरह का कुछ काम करना है, पर वो आपको कह दें कि चलो आपको कुछ दिन के लिए बना देते हैं, आपको कई दिन के लिए बना दें। यदि आपको कई दिनों के लिए बना दिया जाए, अब कई दिन नहीं बता रहे, कई दिन के लिए आपको बना रहे हैं। अब ऐसा सवाल यदि बनता है तो अच्छा, इसमें DM का जो एलिमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो एलिमेंट है, उसमें आप अपने शहर में क्या बदलाव कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या चेंज लाना चाहते हैं एक दिन के लिए, उस पर सोच सकते हैं। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के DM बना दिए गए एक दिन के लिए, तो आप युद्ध स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम पूरे डिस्ट्रिक्ट में करवाने के लिए काम कर देंगे। आप ऐसा कोई आदेश देंगे कि आज दिन भर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोने के अंदर
पौधरोपण किया जाएगा और एक टारगेट लेकर इतने पौधे जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक दिन के अंदर लगाए जाएंगे। वो लगेंगे तो आज, पर जब वो बड़े होंगे तो डिस्ट्रिक्ट को भविष्य में भी फायदा पहुंचाएंगे। तो आप कुछ ऐसा पर्यावरण का बदलाव करना चाहेंगे तो एक दिन में आप कुछ युद्ध स्तर पर अभियान कर दें उसका, वो कर सकते हैं। उससे डिस्ट्रिक्ट का फायदा है, एनवायरनमेंट का भी फायदा है, देश का भी फायदा है। तो डीएम के तौर पर एक दिन में बड़ा फैसला नहीं करना है, कुछ बदलाव लाने वाला, कुछ जस्टिफाइड फैसला करना है। फिर उसके बाद में आता है यदि कई दिन के लिए आपको बना दिया। अब कई दिन के लिए बनेंगे तो पूरा एक प्लान देना है। जैसे मैं जब एक बार इंटरव्यू देने गया था तब मुझसे एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। तो अगर आपको हम डीएम बनाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट का और आप ही के डिस्ट्रिक्ट का बना देते हैं, जहाँ से भी आप हो, ये नहीं पूछ रहे कहाँ से हो, तो आप क्या ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए। तो अब उस समय मेरे पास और कोई उत्तर तो था नहीं, ये सवाल मेरे लिए बड़ा यूनिक था, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। और ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आप जो सवाल तैयार करके जाओ, हो सकता है उसके अलावा कुछ पूछ लिया जाए। तो जब ये सवाल पूछा तो फिर मेरे पास, क्योंकि इतनी सारी तैयारी करी थी, तो एक लेजिटिमेट उत्तर मेरे दिमाग में आया तुरंत। और मैंने बोला कुछ स्टेप्स बताएं कि सर मैं कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर कुछ पॉइंट्स पर काम करूंगा, पहला ये करूंगा, दूसरा ये करूंगा, तीसरा ये। मैंने क्या किया, जो प्रधानमंत्री जी ने 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी बताई थी वो मैंने अपने एग्जाम्स के लिए तैयार किया ही था। तो जब वो 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी को मैंने पढ़ा था, उसी को ही 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी को मैंने उनके सामने प्रेजेंट कर दिया। वो 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी मैंने उनको उत्तर में बता दी। उनमें से जब मैं तीसरे चौथे तक पहुंचा तब उन्होंने मेरे को रोक दिया, ठीक है बिल्कुल सही बात है। मैं 7 बोलता पर उन्होंने को 3 या 4 पे रोक दिया। तो क्या होता है, कई बार आपके सामने ना तैयार किया हुआ सवाल भी आ सकता है, पर क्योंकि आपके पास में तैयारी है तो आप अच्छा उत्तर प्रेजेंट करने की कोशिश वहाँ पर कर सकते हो और वो ऐसे ही होगी। तो इसका मतलब है कि तैयारी भी करनी है, और जब तैयारी के बियॉन्ड कोई आ जाएगा तो यही तैयारी मदद करेगी उस उत्तर को देने में। ऐसा ही उत्तर ये है जिसमें आपको यदि कई दिन के लिए बोला जाता है तो आप सबसे पहले तो यही करोगे कि आप स्टडी करोगे, आप अध्ययन करोगे कि आप किस तरह से जो है बदलाव लाना चाहोगे। तो आप सबसे पहले अध्ययन करोगे, पीएम हो तो भी, सीएम हो तो भी, डीएम हो तो भी। और फिर आपको क्या करना है, 2 तरह के सेक्टर्स के बारे में बता देना है या 2-3 तरह के सेक्टर्स पे बता देना है। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, आप इकोनॉमी से रिलेटेड कोई बात बताओगे कि इकोनॉमी के रिलेटेड मैं ये काम करना चाहूँगा, बदलाव लाना चाहूँगा। फिर आप एक ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई सेक्टर ले लोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई ले लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप हेल्थ में क्या बदलाव करोगे या एजुकेशन में क्या चेंजेस लाओगे, उस पर आप अपना पॉइंट बताओगे। वो आपको सबको अपना अपना उत्तर एक प्रिपेयर करना है। और तीसरा आप सोशल भी कोई बात कर सकते हो कि समाज में बदलाव लाने के लिए आप क्या करोगे। तो आपका जब कई दिनों का काम है तो आप कॉम्प्रिहेंसिवली चेंजेस लाने का काम करोगे, उस पर बात करोगे। समग्रता आपके उत्तर में दिखनी चाहिए। जैसा कि आप देख भी रहे हो, प्रधानमंत्री जी को भी, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी को भी, वो भी समग्रता में काम करते हैं। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ स्कीम्स, योजनाएं, प्रोग्राम लाते हैं और उन पे काम करते हैं। तो आपके उत्तर में वो समग्रता दिखनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर इसके साथ में आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न आता है कि यदि ईश्वर आपको वरदान दे, तो वो वरदान वाला क्वेश्चन है, यदि वरदान मिला तो आप क्या वरदान लेना चाहोगे, कौन से वरदान पर काम करना चाहोगे, कौन सा वरदान आप लेना चाहोगे। यदि एक ही है तो वैसे तो नॉर्मली एक ही दिया जाएगा, यदि एक ही है तो आप क्या वरदान लेना चाहोगे। तो आपको क्या करना है, वरदान में कुछ इस तरह से बताना है कि या तो ऐसा कुछ हो कि जो सेल्फ फायदा करता हो प्लस सोशल इम्पैक्ट हो उसका, या फिर कुछ ऐसा हो या इस तरह से हो कि हो तो आपके अंदर रहे, इंडिविजुअल पे दिख रहा है, उसका इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट दिख रहा है और करना यही है, इंडिविजुअल इम्पैक्ट या सेल्फ चेंजेस दिखने वाला कुछ हो, प्लस उसका देश और समाज को फायदा हो, मतलब देश और समाज को उसका लाभ मिले आपके इस बदलाव का, ये होना चाहिए। अब सेल्फ या इंडिविजुअल को फायदा क्या होता है या सेल्फ या इंडिविजुअल के लिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई मुझसे कहे कि मुझे एक वरदान मांगने का मौका मिले ईश्वर से, तो मैं क्या मांगूंगा।
तो मेरे पास में बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल एलिमेंट। मैंने कई बार इस बारे में सोचा भी है और मैं कोशिश भी करता हूँ और मैं देखता हूँ भारत में जैसे प्रधानमंत्री जी को काम करते हुए, भारत में सभी लीडर्स लगभग जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े सफल व्यक्ति हैं, उनको देखते हुए कि उनका एक एलिमेंट होता है कि वो कम सोते हैं और उसमें वो मैक्सिमम एनर्जी गेन कर कर मैक्सिमम टाइम काम करते हैं और उस काम का प्रभाव देश और समाज पर पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे ईश्वर वरदान दे तो मैं उससे नींद जो है उसको ख़त्म करने का वरदान मांग लूँ और ये मांग लूँ कि मैं बस केवल 2 घंटा सोऊं और उससे उतनी ही एनर्जी गेन कर लूँ जितना कि कोई व्यक्ति 6-7 घंटे सोकर लाता है और मैं बाकी के 22 घंटे काम कर सकूँ। तो 2 घंटे सोकर 22 घंटे काम कर सकूँ, यदि करूँगा तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा है। पर ये बदलाव मेरे अंदर आएगा, वरदान मुझे मिलेगा, पर उसका लाभ समाज को, देश को, स्टूडेंट्स को, लोगों को मिलेगा। तो आपको कुछ इसी तरह का वरदान मांगना है जिससे कि वरदान आपके के लिए मिल रहा हो पर उसका लाभ देश और समाज को मिल रहा हो। तो यदि ऐसा कुछ आता है तो आप अपना उत्तर तैयार कीजिए और यदि किसी भी उत्तर में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैसेज कर कर पूछिए और हम तय करेंगे कि वो उत्तर लेजिटिमेट है या नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर एक सवाल उठता है कि अपनी ऑबिच्युरी लिखें, अपनी ऑबिच्युरी लिखें। ऑबिच्युरी लिखने का मतलब शोक संदेश लिखना है। देश आपको कैसे याद करे, समाज आपको कैसे याद करे, आपके जाने के बाद ये आपसे लिखवा सकते हैं। आपके पास वहाँ पेन पेपर रहता है, वो आपको कह सकते हैं कि अपने बारे में लिखो, कि अपना शोक संदेश बताओ क्या है, आप क्या सोचते हो कि आपके मरने के बाद जब आपकी प्रेयर मीटिंग होगी तो उसमें लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक प्रशासक थे बहुत फेमस राजस्थान के अंदर, अनिल बोरदिया जी उनका नाम था और उन्होंने राजस्थान में एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम किया। मेरा मानना है कि वो वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा भी था कि आपको अपना एक क्षेत्र चुन लेना है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन के सेक्टर को चुन लिया था और बाद में एजुकेशन पे खूब काम किया, अपने रिटायरमेंट के बाद तक भी करते रहे। सरकार भी उनको बुलाती रही। एक सफल IAS अधिकारी थे और ये वो व्यक्ति थे जो कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। अब जैसे मैं आज उनको याद कर रहा हूँ तो मेरे मन में सबसे पहला कि वो एक बहुत अच्छे प्रशासक और साथ साथ एक अच्छे शिक्षाविद और शिक्षा में बदलाव लाने वाले व्यक्ति थे। लोक जुम्बिश जैसे कार्यक्रम उन्होंने राजस्थान के अंदर चलाए थे। तो अनिल बोरदिया जी को ऐसे याद किया जा रहा है, तो आपको कैसे याद किया जाएगा? उसमें 3-4 एलिमेंट ध्यान रखने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक सफल या आप महान शब्द काम में ले सकते हो, सफल या महान एडमिनिस्ट्रेटर रहे, प्रशासक रहे, समाज आपको ऐसे याद करेगा। दूसरा, कुछ एलिमेंट फैमिली रिलेटेड बता देना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी पत्नी, बच्चे, उनके बारे में बता दिया जाए कि वो अपने अपनी जगह जीवन में सफल हैं, सेटल्ड हैं और बहुत बढ़िया जीवन बिता रहे हैं। आप एक बहुत ही सफल और भरा पूरा परिवार छोड़ कर गए, ऐसा करके एक पक्ष देना है। तीसरा एलिमेंट सोशल एंगल भी बताना है, सोशल पक्ष बताना है, सोशल पर्सपेक्टिव भी उस पर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अनिल बोरदिया जी को जैसे शिक्षा के लिए जाना जाता है, वैसे ही जिस क्षेत्र में आपका रुचि थी आपने उसमें बहुत बड़े बदलाव लाने का काम किया और उन सामाजिक बदलावों को समाज कभी नहीं भूलेगा। आपके मृत्यु उपरांत भी वो बदलाव और उनके प्रभाव समाज पर दिखते रहेंगे। तो आपको कुछ ऐसे एंगल दे देने, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, एजुकेशन में आपने कुछ काम किया, आपने हेल्थ में काम किया तो उन पर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, वो एक्सेट्रा पर्यावरण के लिए काम किया, आपको वैसे जाना जा रहा है, इस तरह का भी कुछ। इसमें एक एंगल और ऐड करेंगे क्रिएटिविटी का। कुछ ऐसा भी हो जो क्रिएटिव हो, कुछ यूनिक हो, जैसे आपने कोई उपन्यास लिखा, आपने कोई नॉवल लिखा, आपने कोई बुक लिखी, आपने नॉवल लिखा, आपने बुक लिखी, ये भी होना चाहिए। क्रिएटिव एलिमेंट भी दिखना चाहिए किसके अंदर? आपकी ऑबिचुरी में, कि आपने एक उपन्यास लिखा जिसका संबंध इससे था। कोई भी मन में हो, नहीं हो तो बना लो और उसको ही प्रेजेंट कर दो। अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख दी आपने, उसको क्या नाम देना चाहोगे? ये भी प्रश्न बन सकता है कि आप अपनी खुद की आत्मकथा लिख रहे हो और उस ऑटोबायोग्राफी को क्या नाम दिया जाएगा। आप दुनिया के कई अलग अलग फेमस ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ो, देखो,
मतलब मैं पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का नहीं कह रहा, आप उनके नाम पढ़ो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको नाम दिए जाते हैं, और आप अपने लिए भी एक तैयार करो कि आपकी आत्मकथा का नाम क्या होगा। तो वो इसमें दिखना चाहिए, आपकी ऑबिचुरी में इस तरह की बात दिखनी चाहिए। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर कि यदि आपको किसी मृत व्यक्ति को पुनः जिंदा करना है तो आप किसको जिंदा करना चाहेंगे? तो आप किसी मृत व्यक्ति को जिंदा करना चाहते हो, मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करना चाहते हो, तो आप किसको जीवित करना चाहोगे? कौन सा व्यक्ति है जिसको आप दोबारा जिंदा चाहोगे? अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि कोई 3 बताओ, सपोज 3 दे देता है आपको, 3 नाम बताओ कोई ऐसे जिनको आप पुनः जीवित करना चाहेंगे, तो आपको 3 पहले से ही सोच कर रखने हैं, बताना नहीं है ऐसे कि पहले से सोचे हुए हैं, मन में रखने, प्रेजेंट ऐसे करना है कि आज ही चुना है। इसमें कोशिश करनी है कि 3 में से 1 फीमेल हो कम से कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मदर टेरेसा चुन लिया, तो मदर टेरेसा जो है वो क्यों जीवित करना चाहते हो? तो ऑब्वियस सी बात है, समाज को लेकर उनके जो कार्य हैं उनका ये समाज ऋणी रहेगा, और वो बहुत ही नोबल काम उन्होंने समाज के लिए किए हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को पुनः जीवित देखना चाहेंगे जो इतना नोबल रहा हो, इतना सेल्फलेस नेचर जिसका रहा हो। दूसरा, कोई 2 लोग और आप चुन सकते हैं। जैसे आप कोई बड़ा लीडर कोई चुनना चाहें तो वो लीडर भी चुन सकते हैं। इसमें एक एलिमेंट और ध्यान रखना है, ये मृत व्यक्ति 2 अलग अलग एंगल से हो सकता है। आपको इंडिया भी बोला जा सकता है कि इंडिया के कोई ऐसे लोग बताओ जिनको आप दोबारा जीवित देखना चाहते हैं। आपको वर्ल्ड का भी बोल सकता है, अगर आपको वो पूछे तो वर्ल्ड, विश्व का भी बोल सकता है। तो विश्व बोला तो भारत आ ही गया, पर कोशिश करना कि भारत का व्यक्ति छोड़कर फिर विश्व की कोई 3 बड़ी पर्सनालिटीज चुन ली जाए, और उन सब के पीछे का क्यों होना चाहिए आपके पास में। साथ साथ में यदि इंडिया का चुनना है तो इंडिया के अंदर भी 3 व्यक्ति, 3 व्यक्तियों के पीछे का कारण। 1 फीमेल होगी तो ठीक लगता है, सेंसिटिविटी दिखती है। 33% आपने 3 में से 1 फीमेल ले लिया तो हो ही जाएगा। 2 में से 1 कोई लीडर हो, और एक कोई बहुत बड़ा, कोई या तो सोशल वर्कर हो जिसने कोई बहुत बड़ा सोशल काम किया हो, या फिर कोई ग्रेट पर्सनालिटी हो। अब ग्रेट पर्सनालिटी में जैसे कि जमशेद जी, नसरवान जी टाटा, JMD टाटा, आप JND टाटा को चूज़ करते हो तो वो भी एक ठीक बात है कि आप उनको, टाटा को पुनः देखना चाहते हैं। या फिर कोई और ग्रेट पर्सनालिटी में आप कोई जैसे धीरूभाई अंबानी को देखना चाहते हैं, आप उनको जीवित करना चाहते हैं। कारण ऑब्वियस होते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, बट कि क्यों देखना चाहते हैं। आप किसी लीडर को चुनना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसी चॉइस रखें जो कि पार्टी के एंगल से न्यूट्रल हो, पार्टी न्यूट्रल हो। जैसे फॉर एग्जांपल लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो न्यूट्रल है पार्टी को लेकर। फॉर एग्जांपल अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पार्टी लाइन के बाहर निकल कर भी लोगों के चहेते रहे, लोगों को पसंद आते रहे। तो आप इस तरह का व्यक्ति कोई चुन सकते हैं जो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राजनीति में रहा हो। घोर पार्टीवादी व्यक्ति तो मत चुनना, अवॉइड करना। आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह की राजनीतिक विचारधारा रख रहा है, क्या सोच रहा है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति भी चुन लें, लीडर चुन लें। जैसे APJ अब्दुल कलाम, अब वो भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, वो लीडर में भी आ जाएंगे और पर्सनैलिटी में भी आ जाएंगे, दोनों में ही शामिल हो जाएंगे। तो आप उनको चुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3 नाम चुनने हो तो आप क्या चुनेंगे, उसका चुनाव करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पर आपको काम करना है, और ये पूछा जा सकता है और ये पूछा जाता रहा है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जिन पर उत्तर आप तैयार करेंगे और उन उत्तरों को आप मेरे साथ चर्चा करेंगे। और वो मैसेज के थ्रू भी हो सकती है, कॉल के थ्रू भी हो सकती है। वो स्पेक्यूलेटिव क्वेश्चंस हैं कुछ, जैसे कि हम एक हेडिंग ले लेते हैं इसके लिए, स्पेक्यूलेटिव क्वेश्चंस। स्पेक्यूलेटिव क्वेश्चंस का मतलब जिनमें कुछ हमने बदलाव कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन मशीन सब कुछ करने लग जाएगी तो ह्यूमन क्या करेंगे। अब ये पहला सवाल हो गया, जिस दिन, और अभी होने ही लगा ऐसा, मशीन बहुत सारे काम करने लगी है। तो जिस दिन मशीन करने लगेगी सब कुछ, मशीन काम करेगी, तो ह्यूमन क्या करेंगे, ह्यूमन क्या करेंगे।
इसमें थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रहना है, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। जिस दिन मशीन सब कुछ करने लगेगी, ह्यूमन क्या करेंगे, तो ह्यूमन मशीन्स को कंट्रोल करेंगे। और जिस दौर में कंप्यूटर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो दौर था जब बहुत हल्ला रहा होगा, हुआ भी है, कि रोजगार भारत में एक चुनौती बन जाएगा। पर इस तरह की बहुत बड़ी चुनौतियां तो नहीं दिखी। हम केवल इस वजह से ना लाएं कि हमारी रोजगार चला जाएगा या कोई और ऐसा वजह कि ह्यूमंस का वो काम रिप्लेस हो जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो थोड़ा प्रोग्रेसिव नहीं दिखता एंगल। टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर कर जीवन को आसान बनाएगी, आपके ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएगी, ऐसा जरूर होना चाहिए। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज मैं और आप इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे होते। तो टेक्नोलॉजी का अपना यूज़ तो है ही, पर ह्यूमन का भी अपना यूज़ है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन बेहतरी के लिए होगा, ये जरूर होना चाहिए। तो मशीन जब आ जाएगी, सब कुछ करने लगेगी, तो ह्यूमन उसको ऑपरेट कर रहे होंगे या उसको यूज़ कर कर बेहतर जीवन लोगों के लिए बना रहे होंगे, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, एंगल आपका पॉजिटिव दिखना चाहिए आपके उत्तर के अंदर। फिर उसके बाद में इसमें साथ साथ में एआई और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो वो भी कैसे काम करेगा और उसमें कैसे होना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमंस के ऊपर, वो भी आपको प्रिपेयर करना है। तो एआई आजकल एक बहुत चर्चा का विषय है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो IoT, ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़े बदलाव हैं, और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ह्यूमन की लाइफ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक प्रश्न है कि अगर गांधी 1948 की बजाय 1960 में मरते तो क्या होता। गांधी 1948 के बजाय 1960 में मरते तो क्या बदलाव आते। तो आपको उन बातों को फोकस करना है जो गांधी ज़्यादातर इन्फेसिस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, अच्छा, कुछ ऐसा नहीं बताना है जो कि पॉलिटिकल लगे, उससे बचना है। ये नहीं बोल देना है कि गांधी अगर 1960 तक जिंदा रहते तो कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं होता। तो आपका उद्देश्य कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये आपका कोई उद्देश्य नहीं है दूर दूर तक भी। तो आपको पॉलिटिकल उत्तर से तो बचना है। यदि गांधी 60 तक जिंदा होते तो पंचायती राज जो 93 में जाकर संवैधानिक दर्जा मिला, वो पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा 1940, 50, 51, 55 तक मिल चुका होता। तो चुनावों के बाद, प्रथम चुनावों के बाद में संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को मिल चुका होता यदि गांधी होते तो। ये एक बड़ी बात है। गांधी होते तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन केवल पॉलिटिकल नहीं होता, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन भी हो चुका होता। आप इस तरह से भी बात करेंगे। तो गांधी होते तो ये दो बड़े एलिमेंट तो आप बता ही दें कि पॉलिटिकली पंचायती राज, इकोनॉमिकली इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो बड़ी चीज़ें भारत के अंदर दिख जाती हैं यदि गांधी 60 तक जीवित होते तो इस तरह का उत्तर आपको देना है। फिर एक सवाल बनता है यदि पटेल, सरदार पटेल, क्योंकि पटेल अभी आजकल भारत की राजनीति के केंद्र में है, और जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है तब से तो वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो पटेल यदि 5 साल और जी जाते, तो 5 साल और जीवित होते, मतलब पटेल की मृत्यु 1950 में हुई, यदि 55 तक पटेल होते तो क्या होता, 5 साल और जीवित रहते तो क्या होता। तो एक तो मुझे लगता है कि यदि पटेल 5 साल और जीवित होते और इस क्षमताओं के साथ होते कि वो कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो प्रधानमंत्री बनते प्रथम आम चुनाव के बाद। यदि अगर वो क्षमताएं ठीक होती तो आम चुनाव के बाद चुने हुए प्रधानमंत्री वही बनते, ऐसा मुझे लगता है 52 के बाद। तो एक तो ये एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर वो होते तो शायद 370 जो टेम्पररी था वो टेम्पररी तभी खत्म हो चुका होता और उसका अबॉलिशन इतने सालों बाद नहीं होता। तो 370 पर कोई बहुत बड़ा निर्णय वो कर चुके होते। एक एलिमेंट और लगता है कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो बाद तक चलता रहा, उस इंटीग्रेशन में और तेजी आ जाती और वो और बेहतरी से हो पाता, और शायद जो भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग बहुत अच्छे से टैकल नहीं हो पाई और वो आंदोलन बड़े उग्र हो गए बाद में, जैसा कि हम आंध्र प्रदेश का उदाहरण देखते हैं, वैसी उग्रता उनमें नहीं दिखती। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन भारत का बहुत बेहतर हुआ होता और भाषाई या किसी भी तरह के राज्यों के बनाने के आंदोलन भारत में नहीं दिख रहे होते उस नियर 5 और 10 ईयर्स के अंदर, यदि पटेल 5 या 10 साल और जी जाते तो
तो ये कुछ एंगल हो गए कि पटेल प्रधानमंत्री होते, पटेल कश्मीर समस्या को सुलझा देते और पटेल जो है यूनिफिकेशन भारत का जो है उसको बेहतर कर पाते। इस तरह का उत्तर बनाना है। फिर एक सवाल आता है कि यदि आपकी लॉटरी लग गई, अब इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको तय करना है। आपकी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब ये सुनकर तो बहुत अच्छा लग गया है, 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, क्या करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, खुश होंगे ही होंगे। इतना आत्मसमत्व भी नहीं होता हम में, इतना भी हम गीता के उपदेशों को नहीं मानते कि 100 करोड़ लग गया कोई बात नहीं, मैं तो वैसा ही रहूँगा जैसा पहले था। ऐसा होता नहीं है, हम इतने आत्मसमत्व में नहीं जीते हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं बताना है, एक उत्तर प्रिपेयर करना है जो लेजिटिमेट लगे कि आप 100 करोड़ की लॉटरी के साथ में क्या करने वाले हैं। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिनको भी हम प्रिपेयर करेंगे। मिसलेनियस में अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले यदि आपको ये मौका मिले कि आप इतिहास के 3 लोगों को मिलना चाहेंगे तो वो कौन से 3 लोग होंगे? आप ऐसा कर सकते हैं कि जो उत्तर आपने 3 लोगों को पुनः जीवित करने का सोचा था, आप उन्हीं 3 लोगों को इधर भी काम में ले लें। आपसे दोनों सवाल एक साथ पूछे जाएंगे तो चांस नहीं बनता, तो आप उन्हीं 3 व्यक्ति को, और अगर पूछ भी ले तो भी आप कह सकते हैं कि वही व्यक्ति हैं जिनको आप जीवित करना चाहते थे, उन्हीं से आप मिलना भी चाहते हैं। तो यदि पहला सवाल बनता है कि यदि आप इतिहास के 3 लोगों से मिलना चाहें, इतिहास के 3 लोग से मिलना चाहें तो किससे मिलना चाहेंगे? कौन होगा जिससे आप मिलना चाहते हैं? तो ये आप एक उत्तर प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मिसलेनियस में बनता है आप किस युग में जाना चाहेंगे, किस युग में जाना चाहेंगे? अब 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी कलयुग। कलयुग छोड़कर 3 में से एक चूज करना है। मैंने फिर कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना चाहते हैं। तो आप यदि त्रेता युग में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, द्वापर में जाना चाहते हैं तो क्यों, और सतयुग में जाना चाहते हैं तो क्यों। कोई यदि मुझसे पूछे तो मैं द्वापर में जाना चाहूँगा, उसकी वजह भी है मेरे पास में। द्वापर युग में श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण जितना शानदार डिप्लोमेट, एडमिनिस्ट्रेटर, लीडर मैंने नहीं देखा जीवन में। श्री कृष्ण इस दुनिया के सबसे बड़े गुरु भी हैं, सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं और सबसे बड़े डिप्लोमेट भी हैं। श्री कृष्ण अकेला व्यक्ति कैसे एक इतने बड़े युद्ध को कंट्रोल कर रहा है, वही करवा रहा है, वही जितवा रहा है, वही हरवा रहा है। तो इस युद्ध में कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा, केवल श्री कृष्ण अकेले थे। मैं उस एडमिनिस्ट्रेटर, लीडर, डिप्लोमेट और पर्सन के साथ में या उसके दौर में जीना चाहूँगा जब श्री कृष्ण थे। तो वो दौर में जीना चाहता हूँ द्वापर युग का, इसीलिए मैं द्वापर युग में जाना चाहता हूँ। ये मेरी एक इम्पॉर्टेंट सोच है, ये मेरा मानना है। आपका अपना अलग हो सकता है, आप हो सकता है सतयुग में जाना चाहें, कोई त्रेता युग में जाना चाहे, कलयुग छोड़कर बाकी युग में से एक चूज करना है। तो वो एक लेजिटिमेट उत्तर आपको बनाना है अपना। तीसरी बात, आप किस देश में घूमना चाहेंगे? तो ये बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जिस देश में आप जन्म लेना चाहते हैं। तो इसमें तो आप उत्तर वैसा ही तैयार कर सकते हैं, किस देश में घूमने जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। ये सरल उत्तर हैं और ये वैसे ही मदद करते हैं। आप अच्छा उत्तर देंगे तो +10 सीधा सीधा। आप सुबह उठे और आपका सेक्स चेंज हो गया, अब क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? तो वो भी एक एंगल है। आप सुबह उठे और उठते ही आपका सेक्स चेंज हो गया, सेक्स चेंज हो गया, तो अब आप क्या करेंगे सुबह उठते ही? तो वो उसमें एक सोच बनानी है। जनरली कई जगह आपको इसके जवाब मिलेंगे भी, और एक बड़ा जनरल सी बात है कि आप कुछ भी अनयूजुअल रिएक्शन नहीं देंगे, बस इसका ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेल थे और फीमेल हो गए तो आप कहेंगे हाय राम ये क्या हो गया। ऐसा अनयूजुअल या शॉकिंग रिएक्शन नहीं देना है। शॉकिंग तो होगा पर रिएक्शंस इस तरह के नहीं होंगे जो नेगेटिव लगें। शॉक हो पर उसको एक चुनौती की तरह आप लेकर आगे जाएंगे। आप अगर आपका जेंडर सेक्स चेंज हो जाता है तो आप क्या करेंगे, उन चुनौतियों के साथ में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, उस पर आप सोचेंगे। तो इस बारे में आपको विचार इस तरह से ही बनाना है। सुबह उठे और सेक्स चेंज हो गया, क्या करना है ना। कुछ नेगेटिव नहीं बताना है, पॉजिटिविटी रखनी है बस उत्तर में। एक बात और है, हम अंतिम पड़ाव पर हैं अपने, वो आपसे कह सकते हैं कि आप हमसे कुछ पूछिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। तो अब क्या करें,
दुविधा है, आपको मौका दे दिया है कि आप हमसे सवाल कीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप पूछ सकते हैं या मना करेंगे। अब आप क्या चुनेंगे? सबसे सही तरीका तो ये है, अगर आप बचना चाहते हैं, आप इस मुश्किल से बाहर निकलना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका है कि आप कुछ नहीं पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे ही नहीं, आप उससे बाहर निकल जाएंगे कि सर मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है और मैं कुछ नहीं पूछना चाहूँगा, थैंक यू बोल देंगे। फिर अगर आप थ्रिल पसंद आदमी हैं, अगर आप चैलेंज चाहते हैं, तो आप पूछ भी सकते हैं। पर पूछते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप सवाल पूछें वो हल्का सवाल होना चाहिए। मतलब कोई बहुत भारी सवाल ऐसा नहीं पूछ लेना, सर यूक्रेन और रशिया के युद्ध का क्या होगा और अमेरिका उसमें क्या करेगा, आपका क्या मानना है। ऐसे सवाल नहीं करने। आपको ये नहीं पूछना कि भारत में 24 के चुनाव में क्या रिजल्ट आने वाला है, आपको क्या लगता है कौन पीएम बनेगा। ऐसे सवाल नहीं करने। हल्के सवाल, मतलब जो उनको भी ईजी फील कराएं, जो हंसी मजाक टाइप के भी हों। और हंसी मजाक में भी एक बात ध्यान रखनी है कि हंसी बात पर आनी चाहिए, आप पर नहीं आनी चाहिए। आप जो सवाल करें, हंसी सवाल पर आनी चाहिए, हंसी आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसका अंतर रखना है बस। तो कुछ हल्का सा जो थोड़ा सा उनको खुश भी कर दे, चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ऐसा सवाल पूछना है अगर आप पूछना चाहते हैं। तो अगर इस काम को आप सही से कर गए ना, तो आप लिख कर रखिए कि +10 है आपका। और अगर आप बच के ही चलना चाहते हैं, ना आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आप फिर न पूछकर आगे बढ़ सकते हैं। ये तरीका भी एक हो सकता है कि आपको ये कहें कि कोई कहानी सुनाओ, हो सकता है वो जोक सुनाने को भी कहें। तो कहानी और जोक आपके पास होना चाहिए पहले से एक तैयार, कम से कम। तो आप एक कहानी कोई बढ़िया सी कोई तैयार कर लें, जिसके अंदर कोई मोटिवेशन भी दिखता हो, जिसके अंदर कुछ अच्छा मैसेज भी आ रहा हो। ऐसी कोई कहानी आप तैयार कर लें ताकि वो मदद करे आपको वहाँ पर, और पहले से दिमाग में रहे। प्रेजेंट इस तरह से नहीं करनी कि आप पहले से तैयार करके आए हैं कहानी को, इस तरह से नहीं तैयार करना। पर हाँ, ऐसे ज़रूर लगना चाहिए कि आपने वो कहानी अभी सोची और आपकी पढ़ी भी थी और आपने उनको सुना दी। मोटिवेशनल लगे और मैसेज भी हो, इस तरह की कोई कहानी हो। यदि जोक सुनाने को कहते हैं, तो जोक में एक बात ध्यान रखना भाई, जोक ऐसा होना चाहिए जिसमें जोक पर ही हंसी आए, आप पर ना आए। तो अगर आपको एक लेजिटिमेट जोक, जो कि सोबर भी हो, जो कि ऐसा जोक भी हो जिसमें कुछ भी वल्गैरिटी ना हो, कुछ भी गलत बात ना हो, कोई गलत शब्द ना हो, ऐसा कोई जोक ना हो, वो प्रिपेयर करें और सुनाएं। तो हो सकता है आपको वो चुनौती दें और आपको उसको एक्सेप्ट कर कर उत्तर देना है। मना करने से बचना है कि सर मेरे को कोई जोक नहीं आता। ये तो हो नहीं सकता। आप यहाँ तक आएँ तो कुछ प्रोग्राम देख लें कोई, और वहाँ से कोई जोक हो तो उसको निकाल लें। और वो आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं गूगल पर अवेलेबल हैं, और वहाँ से एक अच्छा सा कोई जोक सुना दें उनको, ताकि उससे वो खुश हो जाएं और आपका भी काम बन जाए। तो इस तरह से कुछ प्रिपेयर करना है। ये सब चीज़ें इमेजिनेटिव बातें हैं, जो काल्पनिक प्रश्न हैं आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको उनका उत्तर तैयार रखना है। ठीक है। अब ये मेरे आज के इस वीडियो का एक एंगल या एक एरिया था, और इसी के साथ मैंने इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के सारे एलिमेंट्स कवर करे हैं जो आपको अपने इंटरव्यू में मदद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सारे प्रश्न तैयार करने में मदद मिलेगी। मेरे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। आरएएस के और अलग अलग स्टेट के या यूपीएससी के इंटरव्यू देने वाले सभी बच्चे जो भी इंटरव्यू रिलेटेड मदद चाहते हैं, वो लोग दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज कर कर मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं सीधा आपके उत्तर का जवाब दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, और मैं हर कदम साथ खड़ा रहूँगा आपकी मदद करने के लिए। और मेरा मानना है कि हमको टकराना ही है, हमको एक चुनौती का सामना करना ही है इस इंटरव्यू की और इस एग्ज़ाम की, जो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है सिविल सर्विस। उस एग्ज़ाम की चुनौती को स्वीकार करना है। तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और निदा फाजली की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे आज याद आ रही हैं कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक न सांस टूटे, जब तक न सांस टूटे, जिए जाना चाहिए, जिए जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।